नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रहासिनी एकेडमी में और मैं हूं खुशबू साहू। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक मेगा टेस्ट सीरीज 4, ये जो मेगा टेस्ट 4 है इसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो आई थिंक इसका जवाब तो हर किसी को पता होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, राजिम, शिवरीनारायण, खरौद और आरंग। राजिम, राजिम में 3 नदियों का संगम है, महानदी, सोंढूर और पैरी। और इस राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग। वहीं पर शिवरी नारायण, शिवरी नारायण में नर नारायण मंदिर है। जब जगन्नाथपुरी का कपाट बंद हो जाता है तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवरी नारायण में भी जाकर नर नारायण मंदिर में विष्णु जी का दर्शन कर लेते हैं तो जगन्नाथपुरी के दर्शन के बराबर होता है। इसीलिए शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी कहा जाता है। इसके अलावा खरौद, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। बाद में यहाँ मंदिर की स्थापना ईशान देव ने की थी। तो ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? खरौद को। इसके अलावा आरंग, आरंग रायपुर में है। इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी। तो हर एक क्षेत्र अपने अलग अलग स्पेशलिटी के लिए फेमस है। सवाल कुछ भी आ सकता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, खरौद। अगला सवाल, बॉक्साइट खनिज किस चट्टान से प्राप्त होने वाला खनिज है? तो यहाँ पर आपको चट्टानों के नाम दे दिए गए हैं। ए गोंडवाना, बी धारवाड़, सी कडप्पा और डी दक्कन। तो देखो, गोंडवाना शैल समूह में कोयला, कोयला खनिज प्राप्त होता है। कौन सा खनिज प्राप्त होता है? कोयला। वहीं पर धारवाड़ शैल समूह में लौह अयस्क प्राप्त होता है, लौह अयस्क। कडप्पा शैल समूह में चूना पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट, डोलोमाइट प्राप्त होता है, डोलोमाइट। और दक्कन ट्रैप जो कि पहाड़ प्रदेशों में विस्तृत है, यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होता है। ये जो बॉक्साइट है ये रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम संयंत्र होगा कहीं पर तो वहां पर आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोरबा, कोरबा में बालको जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एल्यूमिनियम, ये थोड़ा हम सही तरीके से लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, ए एल। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बॉक्साइट खनिज किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो दक्कन ट्रैप। कहाँ से प्राप्त होता है? दक्कन ट्रैप पहाड़ प्रदेशों में ये विस्तृत है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, अगला सवाल, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है, इंद्रावती, कोटरी, मुनगा बहार या फिर डंकनी। तो देखो, तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे पहली बात तो ये है कहाँ? तो ये है बस्तर में। बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कैंपस के अंदर है। ये जो नदी, ये जो जलप्रपात है ये वास्तव में मुनगा बहार नदी पर है। मुनगा बहार नदी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये ध्यान में रखिएगा कि शबरी नदी की, शबरी नदी, ये मान लीजिए शबरी नदी है तो इसकी सहायक नदी है कांगेर नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? कांगेर नदी। और इसकी सहायक नदी है मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी। इसी नदी पर है तीरथगढ़ वाटरफॉल। और ये भी आपको ध्यान में रखना कि सबरी नदी वास्तव में किसकी सहायक नदी है? तो ये है गोदावरी की सहायक नदी। तो ये सभी, ये सहायक नदियों का जो जाल है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आपको ये भी याद ध्यान में रखना है कि इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट बस्तर में है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये आपको ध्यान में
रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। देखो, अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है कलेजा ठंडा होना। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, मन में शांति होना, बी धीरज रखना, सी प्रिय होना, या डी बहुत दुखी होना। तो कलेजा ठंडा होना का मतलब कुछ शांति मिल रहा है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आप पानी पी लो तो क्या बोलते हो, कलेजा ठंडा हो गया भाई। तो कलेजा ठंडा होना वास्तव में कुछ शांति है, मन को शांति मिलना है। कैसा है ये, मन में शांति होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, राजीव कुंभकल्प 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शंस है पंचकोशी धाम, पंचशील घर, शौर्य गौरव, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है पंचकोशी धाम। अब थोड़ा समझिए कि ये जो राजिम कुंभ मेला है, राजिम में कुंभ मेला ये लगता है पूर्णिमा से लेकर, माघ पूर्णिमा से लेकर फागुन कृष्ण चतुर्दशी, मतलब टोटल ये दिन हो गए 15 दिन। ठीक है, अच्छा ये फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि होता है। क्या होता है, महाशिवरात्रि। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि राजिम कुंभ कल्प 2025 ये मेला कब आयोजित किया गया था, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये जो मेला है ये माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाता है। देखो, माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक पूरे 15 दिनों तक ऐसे 3 मेले हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे 15 दिनों तक आयोजित किए जाते हैं। एक तो राजिम का मेला है, एक सिरपुर का मेला है, और एक शिवरी नारायण का मेला है। तीनों के तीनों जो स्थल हैं वो महानदी के तट पर स्थिर है। तीनों के तीनों स्थल में विष्णु मंदिर है। ठीक है, और ध्यान में रखना कि इन तीनों स्थलों पर 15 दिन तक मेलों का आयोजन किया जाता है। तो राजिम का मेला जो है माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाता है। इसी दौरान पंचकोशी धाम की यात्रा की जाती है। जितने भी यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं दर्शन करने, वो यहाँ पर पंचकोशी धाम की यात्रा करते हैं। ये पंचकोशी धाम वास्तव में क्या है, तो ये कमल के पंखुड़ी के समान 5 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर शिव जी का मंदिर है। बीच में है राजिम। राजिम आपको पता है कि महानदी, जहां महानदी बहती है वहीं पर पानी नदी के बीचों बीच कुलेश्वर नाथ का मंदिर है, शिवलिंग है, शिव मंदिर है। और ऐसे ही 5 पत्तियों की अलग अलग स्थान पर भी शिव मंदिर है। इन सब की यात्रा की जाती है। पंचकोशी धाम की शुरुआत राजिम में कुलेश्वर नाथ मंदिर से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है, कुलेश्वर नाथ मंदिर से स्टार्ट होती है। उसके बाद जो यात्री है वो जाते हैं पटेश्वर मंदिर। पटेश्वर मंदिर के बाद ये जाते हैं चंपकेश्वर मंदिर चंपारण। इसके बाद ये जाते हैं ब्रह्मकेश्वर मंदिर। इसके बाद ये जाते हैं फिंगेश्वर मंदिर, और सबसे अंतिम में ये जाते हैं कर्पूरेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई, कर्पूरेश्वर मंदिर। तो इस प्रकार से पंचकोशी 1 2 3 4 5 ये 5 कोश है, और बीच में क्या है, कुलेश्वरनाथ मंदिर। तो पंचकोशी धाम की यात्रा कुलेश्वरनाथ मंदिर से स्टार्ट होती है और कुलेश्वरनाथ मंदिर पे ही समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि इस बार पंचकोशी धाम इसका थीम था। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में कौन सा पुरस्कार संस्कृति विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। जब भी आपको ऑप्शंस में ये नहीं आए तो इसको पहले आप लोग क्या कर लो, गोल घेरा लगा लो कि आपको नहीं पूछा गया है। ठीक है, देखियो यहाँ पर ऑप्शन है लक्ष्मण मसूरिया सम्मान, खुमानसाव सम्मान, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, या पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। तो देखिए, संस्कृति विभाग के द्वारा ये पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान नहीं दिया जाता, ये पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाता है। पुलिस के क्षेत्र में पुलिस सेवा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु लखनलाल मिश्र सम्मान दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, पुलिस सेवा के क्षेत्र में ये सम्मान को दिया जाता है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि
2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 नए सम्मान की घोषणा की थी, जिसमें से पहला सम्मान था लक्ष्मण मसूरिया सम्मान। लक्ष्मण मसूरिया सम्मान जो है वो लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। जो लोग अच्छे गीत गायक हैं, लोकगीत गाते हैं, उनके लिए। खुमान साव सम्मान जो है वो लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा सम्मान था वो था कौशल्या माता सम्मान। कौशल्या माता सम्मान, ठीक है। जो सबसे अच्छी रामायण मंडली है उसके लिए कौशल्या माता सम्मान निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सम्मान है ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। लक्ष्मण मसूरिया सम्मान लोकगीत के क्षेत्र में, खुमान साव सम्मान लोक संगीत के क्षेत्र में, कौशल्या माता सम्मान रामायण मंडली सर्वश्रेष्ठ रामायण मंडली को दिया जाता है, और पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान जो कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार सम्मान है, ये पुलिस सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलिस सेवा में सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? देखो, अंतिम कार्यक्रम को यहाँ पर ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, मुरिया दरबार, मावली पर घाव, गंगा मुंडा यात्रा या रैमी यात्रा। तो जो अंतिम कार्यक्रम है इसे कहा जाता है गंगा मुंडा यात्रा। इसे ही जिया डेरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिया डेरा। ये अंतिम कार्यक्रम है, ये होता है अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। कुछ बेसिक बातें जो आपको बस्तर के दशहरे से रिलेटेड ध्यान में रखना है कि बस्तर का दशहरा जो है केवल बस्तर में आयोजित किया जाता है, 75 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ये देवी दंतेश्वरी और देवी मावली की पूजा का पर्व है, ठीक है। पहला कार्यक्रम है इसका पाट यात्रा। पहला कार्यक्रम, ये मैं लिख देती हूँ, ये सवाल आता है हमेशा। पहला कार्यक्रम है पाट यात्रा, ठीक है। पहला रस्म है काछन गादी, ठीक है। अंतिम रस्म है मुरिया दरबार और अंतिम कार्यक्रम है जिया डेरा। पहला कार्यक्रम पाठ यात्रा ये हरेली अमावस्या को होता है। इसी दिन से बस्तर के दशहरे की शुरुआत हो जाती है। इस दिन साल वृक्ष की लकड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है, लकड़ी के लट्ठे की। पहला रस्म काछिन गादी ये अश्विन अमावस्या को होता है। कब होता है? अश्विन अमावस्या को। इस दिन देवी काछिन से बस्तर का दशहरा शुरू करने के लिए अनुमति ली जाती है, ठीक है। मुरिया दरबार का आयोजन अश्विन शुक्ल द्वादश को किया जाता है। अश्विन शुक्ल द्वादश को किया जाता है, ठीक है। और अंतिम कार्यक्रम जो है वो जिया डेरा, जहां पर देवी मावली को विदाई दी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का नाम क्या है? तो देख लेते हैं पुनर्विवाह का नाम क्या है। देखो, ये जो बैगा जनजाति है मैकल श्रेणी में रहती है। और देखो पैठू विवाह, ये ये इसे क्या कहते हैं? पैठुल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैठुल। ये विवाह वास्तव में हठ विवाह है। कैसा विवाह है? हठ। लमसेना विवाह ये सेवा विवाह है, सेवा विवाह, ठीक है। खर्ची विवाह, खर्ची ये वास्तव में खर्ची जो है इसे पारिंग धन कहा, गोंडों में पारिंग धन कहा जाता है, या ये वधु मूल्य है। ये क्या है? वधु मूल्य, ठीक है। खर्ची का मतलब क्या होता है? वधु मूल्य। खड़ोनी विवाह ये एक प्रकार का पुनर्विवाह है। बैगानी बोली में पुनर्विवाह को खड़ोनी कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 73वां संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? आपको क्या सही है ये स्टेटमेंट में बताना है। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था, हाँ बिल्कुल। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन हम लिख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है।
इस अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तो हाँ दिया गया। और ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, तो हाँ संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 इसका भाग 9 का टाइटल था पंचायतें। भाग 9 का टाइटल क्या है? पंचायतें। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। तो 15 अनुच्छेदों की वृद्धि नहीं हुई भाई। पंचायत का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 में दिया गया है। और ये 243 से लेकर 243 ओ, या फिर इसे हम कह सकते हैं 243 से लेकर 243 र तक इसका प्रावधान है। तो इसमें सब आर्टिकल जोड़े गए 243 में। 243 के बाद 243 क, ख, ग, घ, इस प्रकार से ये कब तक चलता है? तो र तक चलता है। तो 15 सब आर्टिकल जोड़े गए, तो आर्टिकल्स की वृद्धि नहीं हुई। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया, तो हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, चार अभ्यर्थी सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं। 4 अभ्यर्थी सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं। मतपत्र में इनका नाम किस क्रम में लिखा जाएगा? अब देखो मतपत्र में इनका नाम के क्रम को हमें देखना है। तो देखिए 4 नाम जो दिए गए हैं इससे ही हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो मतपत्र में जो क्रम डिसाइड होता है वो नाम भले ही हिंदी में लिखा गया हो, लेकिन इंग्लिश में इनका नाम जैसा लिखा जाता है उसके लेटर के हिसाब से डिसाइड होता है। तो पहले हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? अंबा प्रसाद। ठीक है, इसका नाम क्या है? मदन लाल। ये है ML भगवती। ठीक, एंड लास्ट है करण शर्मा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट ये डिसाइड होता है कि क्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी के नाम के सामने श्री, मिस्टर या फिर कुछ शॉर्ट फॉर्म में नेम लिखा हो, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये शॉर्ट फॉर्म में नेम लिखा गया है, तो इस प्रकार के लेटर्स को क्रम के लिए मेंशन नहीं किया जाता है। तो आप अगर इसे हटा दोगे तो ये आप देख सकते हो कि पहला नाम क्या होगा? तो पहला नाम होगा अंबा। पहला नाम होगा अंबा, दूसरा नाम होगा भगवती, तीसरा नाम होगा करण और चौथा नाम होगा मदन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैसा होगा बता दीजिए भाई। 1 पहले क्या होगा? 1 होगा, देन 3 होगा, 3 के बाद फिर 4 एंड उसके बाद 2। 1, 3, 4, 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 1, 3, 4, 2। पहला क्या होगा? तो अंबा होगा, फिर उसके बाद भगवती, फिर करण एंड देन उसके बाद मदन, उसके बाद मदन। ठीक है, अब अगले सवाल में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाने जाने वाला पर्व कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है पोला, गोंचा पर्व, माटी तिहार या अक्ति। तो पोला मनाया जाता है भादो अमावस्या को। कृषकों का पर्व है, बैलों को धन्यवाद अर्पित करने के लिए पोला पर्व मनाया जाता है। गोंचा पर्व मनाया जाता है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। इसे रथ द्वितीया भी कहते हैं। बस्तर में गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की रथ यात्रा निकाली जाती है। देखो माटी तिहार जो है वो गर्मी के सीजन में मनाया जाता है, चैत्र के माह में। बस्तर में माटी तिहार चैत्र के माह में बनाया जाता है। मिट्टी की पूजा की जाती है और कुल देव अपने जो देवी देवता होते हैं, आराध्य देवता होते हैं, उसे नया बीज अर्पित किया जाता है। अक्ति जो है बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसे ही पुत्रा पुत्री विवाह भी कहते हैं, यही अक्षय तृतीया भी इसे ही कहते हैं। तो बैसाख शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है भाई? अक्ति मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है,
छत्तीसगढ़ में महिला पुरुष साक्षरता अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के हिसाब से हमें बताना है। ऑप्शंस है 80.27, 60.24%, बी 70.28 एंड 58.06%, सी 80.27 एंड 70.28% एंड डी 60.24 एंड 80.27%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। महिला और पुरुष साक्षरता दर कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? महिला साक्षरता दर 60.24% है और पुरुषों का साक्षरता दर 80.27% है। अगला सवाल, रायगढ़ के कबरा पहाड़ के शैल चित्रों में मुख्य रूप से रंग है काला, धूसर, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो कबरा पहाड़ का मुख्य रंग है गहरे लाल रंग का है। ये कैसे रंग का है? गहरे लाल रंग का। जिस रंग से मैं लिख रही हूँ उसके वैसे ही शैल चित्र हैं। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं कबरा पहाड़ से। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं के चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांभर, छिपकली, ठीक है, और पंक्तिबद्ध मानव समूह के शैल चित्र मिलते हैं। तो ये जो कबरा पहाड़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो गहरे लाल रंग के हैं। किस रंग के हैं? गहरे लाल रंग के हैं। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बलौदाबाजार के गिरौदपुरी में स्थित जैत खाम की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 77 मीटर। ये जो गिरौदपुरी है बलौदाबाजार जिले में, ये एक सतनामियों का तीर्थ स्थल है। ये वास्तव में गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है। किसकी जन्मस्थली है? तो गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली। यहाँ पर जैत खाम की स्थापना की गई है। जैत खाम क्या है भाई? तो जैत खाम वास्तव में सतनामी जातियों का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? सतनामी जाति के लोगों का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ के रूप में इसे यूज किया जाता है। विजय स्तंभ के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना 77 मीटर है इसकी हाइट। अगला सवाल, लोकोक्ति की आधारशिला क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सच्चाई, ईमानदारी, सौंदर्यता या फिर ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों, सच्चाई और ईमानदारी। लोकोक्ति वास्तव में क्या है? तो लोगों द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति और उसकी जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा है। समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में ये लोगों को सही मार्ग दिखाने का काम करता है। जैसे कि एक लोकोक्ति अभी जो सीजीपीएससी में पूछा गया था, कब बाबा मरही तक कब बरा भात चूरी। इसका मतलब क्या है? समय की अनिश्चितता। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकोक्ति, बहुत सारे फेमस लोकोक्ति है छत्तीसगढ़ में और सवाल हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला सवाल, राज्य औद्योगिक पुरस्कार योजना कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 5, 4, 3 एंड 7। अगेन ये सवाल का आंसर मैं आप लोगों से चाहती हूँ, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्न समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। ठीक है, तो हमको कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो देखो, ये कस्तूरीरंगा संस्थान समिति जो है वो कब आई थी भाई? तो 1964 में आई थी। एसडी मिश्रा समिति 1961 में आई थी। दांतेवाड़ा समिति 1978 में आई थी और जी रामचंद्रन समिति जो है वो 1966 में आई थी। तो इसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सही सीक्वेंस हो जाएगा 2143। 2143 से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो पहली समिति आई थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी, 1957 में आई थी। ठीक है, अगला सवाल, इफको विद्युत परियोजना जो कि प्रस्तावित है की उत्पादन यूनिट कितनी होगी? इसमें ऑप्शन दिया गया 1000 मेगावाट, 500, 1320 या 1840। इसका करेक्ट आंसर है 1320 मेगावाट। 1320 मेगावाट। यहाँ पर 2 यूनिट लगाए जाने वाले हैं, 660 मेगावाट के 2 यूनिट यहाँ पर लगेंगे। ये जो इफको विद्युत परियोजना है, ये इफको कृषि उर्वरक कॉरपोरेशन कह सकते हो आप, है ना, कृषि उपकरण जो कॉरपोरेशन है इफको, है ना, ये इफको और सीएससीबी इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। ये दोनों के संयुक्त उपक्रम से ही इसे लॉन्च किया गया है।
कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? तो सरगुजा में लॉन्च किया जा रहा है। सरगुजा में ये एक थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, कोयले पर आधारित है। ध्यान रखिएगा इसका यूनिट कितना है? तो 1320 मेगावाट यूनिट है। मरही माता मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है गौरेला पिंडरा मरवाही। ध्यान रखना कि ये जो मरही माता मंदिर है ये बिलासपुर वन मंडल और रेल मंडल, ये दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, 22 नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया था भाई? तो ये तो हर किसी को पता है कि इन्होंने माना से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ध्यान रखना कि इंडिया में जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, और अगर हम अलग अलग क्षेत्र में देखें तो रायपुर में नाम आता है पंडित रविशंकर शुक्ल का। बिलासपुर में छेदी लाल ने पैदल यात्रा की थी, छेदी लाल। ठीक है, इनका प्रतिनिधित्व किया था पंडित रामगोपाल तिवारी ने। उसी प्रकार से दुर्ग में सत्याग्रह प्रचार समिति की स्थापना की थी घनश्याम सिंह गुप्त ने, और धमतरी में सक्रिय नेता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो ये कुछ नेताओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तमोरा जंगल सत्याग्रह के डिटेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया था? तो कुछ जो बेसिक बातें हैं तमोरा जंगल सत्याग्रह के बारे में, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो तमोरा जंगल सत्याग्रह है ये हुआ कब था? तो 9 सितंबर 1930 को। कहाँ हुआ था भाई? तो तमोरा है कहाँ? तो महासमुंद में है। ठीक है, इस सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे यतनलाल जैन, शंकर राव गनौद वाले और भगवती प्रसाद मिश्र। इन सबसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है दयावती नाम। इस सत्याग्रह में ये हुआ था कि दयावती के नेतृत्व में जो जत्था जंगल जा रहा था जंगल सत्याग्रह करने के लिए, उसे वहां के डिप्टी कमिश्नर एसडीओ एमपी दुबे ने रोका, तो एमपी दुबे को दयावती ने क्या कर दिया था? जोड़ के थप्पड़ मार दिया था। तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जो सवाल अभी पूछा गया वो क्या पूछा गया कि डिटेक्टर कौन थे? तो डिटेक्टर थे अमीमर्दन गिरी। कौन थे? अमीमर्दन गिरी। अगला सवाल, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध वेट लिफ्टिंग से है? देखो रेणुका का संबंध जो है वो हॉकी से, ये हॉकी प्लेयर है। आकर्षी कश्यप जी ये बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन। ज्ञानेश्वरी ये है वेट लिफ्टर। ये कौन है? वेट लिफ्टर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, इस पहेली का उत्तर बताइए। पेट चीरा पीठ कबरा। पेट चीरा का मतलब कि पेट जो है वो चिरा गया है, मतलब फट गया है, और पीठ कबरा का मतलब पीठ जो है वो उभरा हुआ है। तो ऐसा कौन सा वस्तु दिखता है भाई? छेना दिखता है क्या? छेना तो बिल्कुल सपाट होता है। कौड़ी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। कौड़ी का फ्रंट फेस देखोगे तो कौड़ियों का आभूषण होता है, व्हाइट कलर का होता है ये। ठीक है, तो उसका फ्रंट जो है वो चीरा मतलब फटा हुआ होता है, जबकि पीछे जो बिल्कुल गोल मटोल सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौड़ी। ठीक है, अगला सवाल, लघु वनोपज के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई थी? तो ये 2014-15 में लागू की गई थी। 2014-15 में। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक ऐसा मूल्य है जिसमें किसानों के फसलों को एक निश्चित मूल्य की गारंटी दी जाती है। मतलब कि अगर किसान अपने फसल को जब बेचते हैं तो उन्हें इतना मूल्य तो मिलता ही है अपने फसल का। ठीक है, जैसे कि 2300 रुपये पर क्विंटल, तो क्विंटल के हिसाब से ये रेट होता है। तो सरकार जो है एक निर्धारित मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि एक ऐसा मूल्य निर्धारित करती है जो मूल्य तो किसानों को अपने फसल का मिलता ही है। ठीक है, अगला सवाल,
छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? इसका तो आंसर हर किसी को पता होगा भाई। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए धमतरी, बी दंतेवाड़ा, सी बीजापुर और डी बलरामपुर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बलरामपुर। ये भी ध्यान में रखना कि बलरामपुर जो है वो 3 अंतर्राज्यीय सीमा को टच करता है। ये 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है? तो आप देखेंगे इस तरफ है मध्य प्रदेश, इस तरफ है उड़ीसा, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, और इस तरफ कौन सा है? तो इस तरफ है झारखंड। इस तरफ कौन सा है? झारखंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर है बलरामपुर, बलरामपुर, और ये 3 राज्यों को छूती है। इसके अलावा सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो कौन है? धमतरी है। वो कौन है? धमतरी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बलरामपुर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो बलरामपुर। अगला सवाल, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 2024 को अंबिकापुर। 9 दिसंबर 2024 को विष्णुदेव साय जी के द्वारा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा अंबिकापुर से इस योजना की शुरुआत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था विशेष रूप से कमजोर जनजाति पहाड़ी कोरबा की गर्भवती और शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण और आहार देना। मैंने क्या बताया किससे संबंधित है? तो पहाड़ी कोरबा जनजाति से संबंधित है। पहाड़ी कोरबा जनजाति की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण और आहार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इससे क्या होगा भाई? तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम होगा। ये जिला स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल, 2024-25 में छत्तीसगढ़ की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछा गया है, तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है 16.80%। ठीक है, अगला सवाल, घोराड़ी स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स किस जिले में है? तो बताइए भाई, ये घोराड़ी स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स किस जिले में है? बताइए, प्लीज बताइए, ये कमेंट करके बताइए। इसका आंसर आप लोग क्या करो? कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के सारे क्वेश्चन डील कर लिए। आगे आप बाकी क्वेश्चंस को और भी इसका सॉल्यूशन देखिए। थैंक यू। चलो दोस्तों, देखते हैं आगे का हम लोग 31 से 50 तक का क्वेश्चन, जो कि आप लोग का हमारा इंडियन जीएस है, जो कि हमारा मेगा टेस्ट 4 जो हुआ है 2.0 का। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर हम बात करेंगे तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी। ठीक है, किस किस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को सही बनाया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसको मैं आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 32वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। 32वें नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ दिया है हमारा क्षेत्र और दूसरे तरफ दिया है नदी। ठीक है, ये कौन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि हमारे राज्य में पाया जाता है, कौन से नदी के पास स्थित है, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। जैसे कि हम बात करेंगे, ये लोथल हमारा जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के पास है। ठीक है, और रोपड़ जो है सतलज नदी के पास है। चनहुदड़ो जो कि हमारा पाकिस्तान और भारत के मध्य में स्थित है, चनहुदड़ो सिंधु नदी के पास स्थित है। और बनावली आप लोगों का देखा जाए तो सरस्वती नदी के मध्य में है ना भाई। इस प्रकार से अगर देखें तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का आप लोग का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए का 3। तो ए का 3 हमारा 2 में दिख रहा है, लेकिन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वें नंबर की ओर देखिए, भारत के संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आप लोगों का अगर बात करेंगे तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। ये हमारा 42वां संविधान सन 1976 में आप लोग का देखा जाए तो प्रस्तावना में हमारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? ए। क्लियर है। 52वां संविधान संशोधन अगर हम लोग बात करेंगे तो 52वां संविधान संशोधन दोस्तों ये हमारा 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसके तहत हम लोग अनुसूची 10 को जोड़े थे भाई। अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 क्या है? दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, दल बदल कानून, दल बदल कानून हमारा अनुसूची 10। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जिसमें का 10वां अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 46वां संविधान संशोधन, ठीक है, 46वां संविधान संशोधन दोस्तों ये टैक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? टैक्स से संबंधित है, टैक्स कर से संबंधित है, जो कि आप लोग का बात करेंगे तो ये 1982 में लाया गया था। 1982 में लाया गया था। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन अगर बात करेंगे हम लोग तो ये 1974 में लाया गया था। ठीक है, सिक्किम राज्य के लिए लाया गया था। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन जो कि सिक्किम राज्य को हमारे भारत में विलय करना था, शामिल करना था। फिर फाइनली 36वां संविधान संशोधन करके 1976 में भारत का एक राज्य बना दिया गया। भारत का एक राज्य बना दिया गया दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन याद रखना, 36वां संविधान संशोधन 1976 में सिक्किम राज्य को भारत का एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे देखिए 34वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 34वें क्वेश्चन क्या है? देखिए, बागानी फसल है तो बागानी फसल क्या है? देखिए, धान, गेहूं, जूट या चाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 34 का डी। 34 का डी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। बागानी फसल में हमारा क्या है? एक चाय। चाय एक आप लोग का बागानी फसल के साथ साथ याद रखना यह एक नगदी भी फसल है। ठीक है, नगदी भी फसल है। धान की अगर बात करें तो धान हमारा खरीफ का फसल है। धान खरीफ का फसल है। जूट भी खरीफ का फसल है। ठीक है जी, जूट भी किसका है? खरीफ का फसल है। याद रखना जूट भी खरीफ का फसल है। लेकिन गेहूं की बात करें, गेहूं तो गेहूं हमारा एक रबी फसल है जी। ठीक है, रबी का फसल। इसमें पूछा था बागानी फसल, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रारंभ होता है, बताना है कब से कब तक प्रारंभ होता है जी। तो देखिए, अगर बात करेंगे भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ हमेशा हमारा एक वित्तीय वर्ष में एक वर्ष होता है। तो एक वर्ष होता है तो याद रखना 1 अप्रैल। ठीक है जी, 1 अप्रैल से अगर बात करेंगे हम लोग 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग एक वित्तीय वर्ष मनाते हैं। तो इसमें प्रारंभ कब से हो रहा है? 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना जी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। क्लियर है। बात करते हैं भूरी क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का। 36 नंबर क्या पूछ रहा है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से, आलू उत्पादन से या मछली उत्पादन से? बताइए कमेंट करके। तो इसका सही उत्तर याद हो जाएगा दोस्तों हमारा आप लोग का खाद्य उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। खाद्य उत्पादन से संबंधित है हमारा क्या? आप लोगों का भूरी क्रांति। भूरी क्रांति
क्लियर है, याद रखना है। ठीक है जी। मछली उत्पादन या मछली संबंधित बोला जाएगा तो नीली क्रांति हो जाएगा। लाल क्रांति हमारा देखा जाए तो टमाटर से संबंधित होता है। अगर श्वेत क्रांति कहा जाए तो हमारा आप लोग का दूध होता है जी। ठीक है, याद रखना है। विभिन्न प्रकार से मैं आपको भी पढ़ा दिया था हमारे सभी बच्चों को, आप लोग देख लेना, एक बार नोट्स पलट लेना। क्लियर है, ठीक। चलो बात करेंगे 37वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगर बात करेंगे 37वें नंबर के क्वेश्चन क्या है, देखिए 37वें नंबर के क्वेश्चन। तो 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, पढ़ के देखिए। हमारा साइंस का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग है और उनसे स्रावित होने वाले रस है, इसे मिलान करना है, सही विकल्प का पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए ए में दिया है अमाशय। तो अमाशय हमारा किससे संबंधित है जी? अमाशय हमारा बताइए, जठर रस। अमाशय हमारा जठर रस से संबंधित है। अमाशय जठर रस। अग्नाशय अगर देखा जाए तो अग्नाशय रस से। यकृत की बात करेंगे तो ये हमारा पित्त रस से। और छोटी आंत जो है आंत से हमारा, ठीक है, इंटेस्टाइन है ना भाई अंदर में, तो याद रखना। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 हमारा देखा जाए तो ऑप्शन सी है, मिल रहा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। क्लियर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सब लोग इसको सही बनाए होंगे। किस किस ने इसको गलत बनाया है कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? 38 नंबर क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो कि हमारा विद्युत बल्ब होता है ना दोस्तों, अगर बात करें हम लोग विद्युत बल्ब की, तो ये विद्युत बल्ब हमारा ऐसा जो होता है, तो इसमें जो होता है, इसमें फिलामेंट जो होता है, ये फिलामेंट किसका बना होता है उसका पूछा जा रहा है। तो याद रखना यह टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। ठीक है, टंगस्टन का। तो ऑप्शन ए 38 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए टंगस्टन। ठीक है, याद रखना। तो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। क्यों टंगस्टन का बना होता है भाई? क्योंकि टंगस्टन में सबसे ज्यादा विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया है? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर बात करेंगे तो हमारे भारत में 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रहेगा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 40वें नंबर क्वेश्चन देखिए। तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कहाँ होता है? तो याद रखना बेटा, पराबैंगनी किरण एक हमारा यह हानिकारक किरण होता है, जो कि हानिकारक किरण को, उससे हानिकारक किरण से बचाने के लिए ओजोन, ओजोन जो एक परत होता है हमारे वायुमंडल में, तो ओजोन जो है पराबैंगनी किरण से क्या करता है, हमें रक्षा करता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखना, ऑप्शन सी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। बाउल गायन कहाँ का एक लोक नृत्य है? लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, बताइए, पूछा जा रहा है बाउल गायन कहाँ का एक नृत्य है। ठीक है, बाउल ये नृत्य भी होता है ना, गायन भी होता है, बाउल गायन भी होता है, बाउल नृत्य भी होता है। ठीक है, तो बाउल गायन या बाउल नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है ना भाई? तो कहाँ का लोक नृत्य है, इसको बताना है। तो याद रखना, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी पंजाब। तो याद रखना, बाउल जो है पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है जी। ठीक है, ऑप्शन बी याद रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक, गुजरात में गरबा एवं डांडिया, कर्नाटक में यक्षगान, पंजाब में भांगड़ा एवं गिद्धा लोक नृत्य किया जाता है। क्लास में अच्छी तरीके से याद करवा दिया था आप लोगों को। क्लियर है जी। चलो अब देखते हैं 42वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म का ग्रंथ, किस धर्म की ग्रंथ की उक्ति है? ठीक है, सुक्ति है। ठीक है जी, सुक्ति इसके है, तो याद रखना है। तो इसमें देखिए, श्रीमद् भागवत गीता का यह एक सुक्ति है, सबको पता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है 42 का। अब याद रखना, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या है।
43 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जी। देखो 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तातो, ठीक है, तातो टू, है ना, ऐसा रहता है, ऐसा भी लिख सकते हो तातो टू को, तातो टू, तातो टू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है। ठीक है, तो याद रखना यह बहुत से ज्यादा बन के तैयार भी हो गया है ना। तो ये जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित था और अभी बन भी रहा है, तो याद रखना यह अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा जी, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 44वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी। ठीक, शिशु वाटिका पहल किस राज्य में लाई गई है ना। शिशु वाटिका छोटे छोटे बालिका बच्चों से संबंधित है ये। ठीक है, तो याद रखना यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है दोस्तों, शिशु वाटिका पहल, याद रहेगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 45वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 45वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 45वें नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी थी। राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता है ना, महात्मा गांधी जी को हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं भाई, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी को। क्लियर है जी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। और इसमें एग्जाम में आप लोग को और पूछा जा सकता है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कैसा नारा दिया था, है ना भाई, तो आराम हराम है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबको पता है ना, मौलिक अधिकार का क्या है हमारा, ये मौलिक अधिकार पर अध्यक्षता किया था, है ना, मौलिक अधिकार परामर्श समिति पर। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, है ना भाई, फिर रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि नामक आप लोग का एक रचना किया था। ये सब इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, याद रखना। सत्य में जयते, ठीक है जी, सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। 46वें नंबर का क्वेश्चन, सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सबको पता है दोस्तों ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। ठीक है जी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम लोग आप लोग का 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन नंबर की ओर। देखिए 47वें क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, विंडोज क्या है। तो याद रखना विंडोज हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। विंडोज हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। 48 नंबर का क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है जी, देखिए पीसी का पूरा नाम है। तो सबको पता है भाई, पीसी का फुल फॉर्म हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है पीसी का फुल फॉर्म, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है जी, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, याद रखना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओएमआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोग का ओसीआर का पूछा जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर के रीडर। और पूछा जाता है एमआईसीआर को पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। ये सभी फुल फॉर्म को याद करके रखना है बेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबको पता रहता है 8, लेकिन कौन कौन से 8 से गुजरते हैं ये लोग भूल जाते हैं, है ना भाई। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का बी, 49 का बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है, कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से है जी, पहला याद रखना, पहला हो जाएगा गुजरात, पहला हो जाएगा गुजरात। दूसरा हो जाएगा राजस्थान, दूसरा हो जाएगा राजस्थान। तीसरा हो जाएगा, तीसरा अगर बात करेंगे राजस्थान के बाद एमपी। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड, पांचवा झारखंड। छठवा झारखंड के बाद याद रखना है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, है ना।
सातवां याद रखना है त्रिपुरा, त्रिपुरा याद रखना है। उसके बाद 8वें नंबर में मिजोरम। इस प्रकार से कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है जी। ठीक है, याद रखना कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है। तो देखिए, क्षेत्रफल के राज्य से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है दोस्तों। कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राजस्थान, राजस्थान जो है सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा, सबसे छोटा तो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। ये जनगणना 2011 के अनुसार जी। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करेंगे हम लोग जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा अगर बात करेंगे तो बड़ा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और छोटा हो जाएगा जी सिक्किम। छोटा हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसको भी, ये जनसंख्या के आधार पर और ये हमारा क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, आप लोग ने 20 में कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताना बेटा, ताकि आप लोग का और अच्छे से हम लोग सुधार करवा सकें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही नए मेगा टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि किसी आयत की लंबाई को 30% की वृद्धि किया जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी किया जाए, तब आयत के नए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? चलिए सबसे पहले देखिए, एक आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है, लेकिन चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। यह क्या है? एक आयत है। चलिए, जिसकी लंबाई को मैं x मान लो और ये चौड़ाई क्या होगा? y होगा, तो ये भी y होगा और ये भी क्या होगा? x होगा। ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें 2 डायमेंशन हो और एक में क्या हो? वृद्धि हो और एक में कमी हो, तो डायरेक्ट आप इसको ए बी फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। चलिए, ए क्या है? अगर ए को मैं लंबाई मान लेते हैं, लंबाई क्या है? 30% की वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा? 30 वृद्धि हो रहा है, तो क्या होगा? प्लस में। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद चौड़ाई में 20% की कमी, तो कमी है इसलिए माइनस में, और माइनस प्लस अगर ऊपर में करूंगा तो भी माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 गुणा 20 बटा 100। चलिए, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 6। 30 में से अगर 20 गया तो 10, 10 माइनस 6 बराबर आ गया 4%। 4% अगर धनात्मक है तो यह कह सकते हैं कि उसमें क्या हुआ होगा? वृद्धि हुआ होगा। नया क्षेत्रफल में अगर उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी किया जाए, तो उसके नया क्षेत्रफल क्या होगा? 4% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा? चलिए देख लीजिए, यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y कितना होगा जी? y को 100 मानेंगे, तब उससे 25% कम मतलब x कितना होगा? 75 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, तो x का मान कितना अधिक है? ठीक है, y का मान x के मान से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? देखिए, अगर 100 में से 75 गया तो 25 अधिक है। किससे अधिक है जी? 75 से अधिक है। प्रतिशत में लाने के लिए 100%। इसको सॉल्व करोगे होगा 1/3, तो हो जाएगा 33। 1 से ही 1/3% क्या होगा? आपका अधिक होगा y के मान x के मान से। किसमें है? आपके ऑप्शन ए में है। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन मैथ्स का 53। क्या यहाँ पे क्या आ गया है? 1 से लेके 11 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी विषम संख्याएं हैं? इसे आप फिंगर से काउंट कर सकते हो। जो 2 4 6 8 है वो क्या है? सम संख्याएं हैं, और 3 5 7 9 है क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे सम संख्याएं कितनी है? काउंट कीजिएगा। सम संख्याएं आपका आएगा 5 और विषम संख्याएं आएंगे आपका 4। मतलब आपका ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है?
इसका जो दिया है उसका क्या है, मान याद करना है। तो चलिए सही बटा है उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिया है 3/4 -2 1/4 ये होता है। देखिए इसके साथ क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसके साथ क्या होगा, ये प्लस होगा। तो क्या 4 × 12 12 3 15 15 बटा क्या होगा ये 4। सेम वैसी इधर करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9 9 बटा क्या होगा 4। चलिए नीचे बेस सेम है, मतलब क्या होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, सेम ही होगा 4। ऊपर में हो जाएगा ये 15 - 9 तो हो जाएगा आपका 6/4। चलिए कट रहा है, क्या कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। कितना हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 सही 1/2। यही क्या होगा आपका उत्तर होगा। किसमें है, आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 और लघुत्तम समापवर्त क्या है 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या क्या है 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए देखिए, दो संख्याओं का HCF और LCM, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए HCF कितना दिया है आपको 11 और LCM दिया है आपको 7700। उनमें से एक संख्या दे दिया है आपको 275। दूसरी संख्या जो भी है उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको कटाने की कोशिश करिए। देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 पछे 55, ये होगा 25। तो कितना होगा 25 एकम 25, 25 क्या हो जाएगी ये 75, बचेगा 2 तो नहीं जाएगा। उसके बाद कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया आपका 308। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी 308 जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 71 है। यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है तब उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत है। चलिए इसको मिक्स एंड एलिगेशन के विधि से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखिए, लड़कियों का औसत, लड़कियां मतलब मैं इसे गर्ल लिख लेता हूं और बॉय, ठीक है। गर्ल का औसत कितना है आपका 73 और बॉय का कितना है जी 71, और दोनों को मिला के मिक्स कितना है इन लोग का, जो औसत है कितना है 71.8। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए। 71 में अगर 71.8 घटाएंगे तो आएगा 0.8, वैसे 73 में 71.8 घटाएंगे तो आएगा 1.2। ठीक है, तो अगर इसको दशमलव दोनों साइड से हटा दूंगा तो होगा 8 अनुपात ये कितना हो जाएगा 12। ये कितना है जी, एक गर्ल का है और एक क्या है बॉय का है। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो रेशो आ गया हमको गर्ल्स और बॉयज का कितना आ गया 2:3। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि लड़कियों की प्रतिशत कितनी थी। तो टोटल कितने हैं लड़के लड़का मिला के 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5। ये 5 में लड़कियां कितना है 2 बटा क्या हो जाएगा 100%। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%। तो 40% क्या होगा आपका लड़कियों का प्रतिशत होगा, जो कि आपके किस में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9 5 बार 99,999 क्या होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1 कर दीजिए, उसके बाद 4 0 लगा दीजिए, क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 9 9 9 9 और 8। यही क्या होगा 5 संख्या की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा 79,999। ठीक है, 89,999। तो किसमें है आपके ऑप्शन डी में है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, दो संख्याओं का योगफल क्या है 84 है। यदि उनका मस 12 है तो दोनों संख्याओं का कुल कैसे युग्म बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको ध्यान से देखिए। अगर दो संख्याओं का योगफल क्या है 84 है तो दो संख्याएं क्या है x है और y है। इनका योगफल कितना दिया है आपको 84 दिया गया है, 84 दिया गया है। आगे समझिए, देखिए उनका मासा 12 है। मासा क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 12 है, मतलब वो संख्या एटलीस्ट 12 तो होगी। तो समझिए इसको क्या लिख दीजिए, इसको 12x लिख दीजिए और इसको क्या लिख दीजिए 12y लिख दीजिए, जो कि किसके बराबर है आपके
84 के बराबर है। क्या इसमें सबसे कुछ कट रहा है क्या? जी हाँ, क्या कॉमन हो रहा है? 12 निकाल दो इधर से, तो 12 होगा, 12 सत्ते क्या हो जाएगा? 84। तो x हो जाएगा इधर y बराबर कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि 84 किसमें बार में 7 बार में कट जा रहा है 12 से। चलिए अब x और y की जगह में हम कुछ वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि वो हमारा जो क्या है 7 के बराबर है कि नहीं। ऐसे कैसे युग्म बनाए जा सकते हैं। चलिए देखिए, अगर एक की जगह x की जगह मैं 1 रखूं तो 7 लाने के लिए y की जगह क्या रखना पड़ेगा? मुझे 6 रखना पड़ेगा। तो एक युग्म क्या होगा? 1 और 6 हो गया। वैसे अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो y की जगह कितना रखना पड़ेगा? मुझे 5 रखना पड़ेगा। यह क्या हो गया? दूसरा युग्म हो गया। चलिए 3 रख दूं मैं x की जगह, तो 7 करने के लिए y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4 हो जाएगा। ये हो गया तीसरा युग्म। अगर मैं चौथा x की जगह 4 रख दूं तो y कितना आएगा? 3। तो 3 और 4 ऑलरेडी आ गया है, मतलब 3 जो युग्म है उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि और युग्म इसमें बनाया जा सके। तो आपका उत्तर क्या होगा? हमने कितने युग्म बना लिए हैं? 3। मतलब कुल कितने युग्म होंगे? तो युग्म होंगे आपके 3, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? एक संख्या दिया गया है और उस संख्याओं का औसत क्या दिया गया है? आपको 15 दिया गया है, और उन सभी संख्याओं में से एक संख्या क्या है? x है, और उसी x की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि कितने संख्या है उसको आप क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है, मतलब वो संख्या बटा 7 बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा? 15 सत्ते क्या होगा? 105। 15 सत्ते कितना होगा जी? 105। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका? 105। जो संख्या क्या दिया है आपको? 7 11 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25। अब इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा आपका? 105 के बराबर होगा, क्योंकि बटा 7 था उसको जाके मैंने उधर 15 से गुणा कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? वो उधर आ जाके 105 हो जाएगा। चलिए इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका होगा ये 93 प्लस x, जो कि बराबर होगा आपका 105 के। चलिए इधर 7 हो गया, उधर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। यही तो आपका उत्तर है। आपको पूछा है कि x की मान क्या है, तो x की मान कितनी होगी? 12 होगी। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, आपको रेशियो दिया गया है ए बी का, बी सी का, सी डी का, और आपको पूछा गया है कि ए और डी का रेशियो क्या होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। माफ कीजिए, थोड़ा तबियत सही नहीं है मेरा। चलिए देखिए ए रेशियो बी, और उसी को सी कर लेता हूं और उसी को क्या कर लूंगा? डी कर लूंगा। उसके नीचे मैं क्या करते जाऊंगा? लिखते जाऊंगा। चलिए ए अनुपात बी क्या है आपका? 2 अनुपात 3 है, तो क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 3। उसके बाद बी अनुपात क्या है? 6 अनुपात 9, तो अच्छा यहाँ कर लूंगा और क्या होगा? 9 यहाँ होगा। वैसे सी अनुपात डी कितना है? 5 अनुपात क्या है आपका? 7 है। ठीक है, तो चलिए हम कोशिश करेंगे जो बी है उसको बराबर कर लें और सी है उसको बराबर कर लें, क्योंकि रेशियो तो समान होगा, चाहे बी का एक वैल्यू होगा और सी का एक वैल्यू होगा। ए और डी तो यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र है। तो चलिए इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए अगर इसमें अगर मैं 2 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे में ऑलरेडी 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अगर इस दोनों में अगर मैं 2 को गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर का 4 और 6, नीचे में ऑलरेडी कितना है? 6 9, और ये कितना है आपका? 5 और 7। चलिए इसको हमने बराबर कर लिया। अब इस 9 और 5 को बराबर करेंगे, तो 5 का गुणा यहाँ दोनों में करेंगे और यहीं पे क्या करेंगे? 9 का गुणा कर देंगे इन दोनों में, तो 9 5 6 45, 45 दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझते जाइए आगे। चलिए देखिए ऊपर का ए अनुपात बी कितना आ गया है आपका? 6 आ गया है। अब इस 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसमें 5 6 हो जाएगा 30 और 45। क्लियर है? वैसे 9 का गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 45 और हो जाएगा 9 7 63। चलिए हमने यहाँ 45 45 बराबर कर लिया है, लेकिन यहाँ बी का है, ये तो ए है, बी सी और डी। यहाँ जो बी का वैल्यू है वो देखिए 6 है एक, और एक क्या है? 30 है। तो इसको भी हमको समान करना होगा। इसको समान करने के लिए 6 को अगर 30 बनाना है तो इस दोनों में क्या करना होगा? हमको 5 का गुणा करना होगा। तो यहाँ हम दोनों में इसमें क्या करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 500 कितना हो जाएगा? मैं लिख दूं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। चलिए ए का क्या होगा? 500 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बी का होगा 5 6 5 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 30 बी का भी है, बी का भी है। चलिए आ गया। सी का कितना है आपका? 45 है, और डी कितना है आपका? 63 है। चलिए देख लीजिए आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है ए और डी का क्या होगा? मान क्या होगा? तो ए का कितना यहाँ पे क्या है? 20 है,
और डी कितना है 63 है, मतलब 63 है। तो ए और डी का अनुपात कितना होगा 20:63। किसमें है जी आपका ऑप्शन सी में है, आपका ऑप्शन सी क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 है, एक व्यक्ति अपनी साइकिल को 1140 रुपए में क्या करता है बेचता है, तो उसको 5% की हानि होती है। यदि उसको 5% के क्या है लाभ कमाने के लिए उस साइकिल को कितने में बेचनी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया होगा तो देखते हैं आगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी साइकिल को 5% लॉस में बेचता है, मतलब उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 95% में तो बेच रही है, और कितना बेच रहा है 1140 में। क्लियर है। चलिए तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका 1140/95, ये क्या होगा 1% की वैल्यू हो गई। अगर आपको पूरे सौदे में 5% लाभ होना है तो 100 कांस्टेंट है, अगर उसमें 5 और 2 दिया मतलब 105% में अगर उसको बेचेगा तब उसको फायदा होगा। कितना चाहिए उसको 5% का फायदा होगा, तो 105% में बेचने में जो मूल्य आएगा उसी को में क्या होगा उसको बेचना होगा। तो चलिए 1% का क्या है आपका वैल्यू इतना है, तो अगर इसको हमको 105% करेंगे तो इधर भी आपको क्या करना होगा 105 से क्या करना होगा गुणा करना होगा, तो 95 गुणा 105। चलिए कटा कर देखते हैं देखिए 5 दूनी क्या होगा 10, 5 एकम होगा 5, 5 एकम 5, 5 निया 45, 19 एकम 19, 19 छगा 114 तो होगा 60, तो नीचे में आ गया आपका 60 गुणा 21। चलिए कटाइए 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 1 0, 1260 रुपए में क्या होगा उसको बेचना होगा, ताकि उसको कितना हो 5% की लाभ हो। 1260 की इसमें 1260 आपके ऑप्शन डी में है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, एबीसी का वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बड़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे, कितना दिया अनुपात 2:3 और सी, इनका अनुपात कितना दिया है आपको 2:3:5। ठीक है, अनुपात में अगर सेम रेशियो में गुणा कर दूं, सेम रेशियो में डिवाइड कर दूं तो कोई भी अंतर नहीं आता है। चलिए इसका प्रतिशत निकालने के लिए मैं इसको आसान करता हूं, इसमें 100 का क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा आपका 500। कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि हमने जो एक में अप्लाई किया उसी क्या किया हमने सब में अप्लाई किया है, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब का आपको है आपको क्रमशः उसके वेतन में इतने इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। चलिए ए में कितने प्रतिशत की वृद्धि दिया है आपको 15%। क्लियर है। 200 का 10% कितना होगा आपका 20 होगा और 15% कितना होगा 30 होगा, तो इसमें कितना बढ़ाना है आपको 30, मतलब हो जाएगा ये आपका 230। ठीक है। चलिए बी में कितना बढ़ाना है आपको 10%, तो 300 का 10% कितना होगा आपका 30 होगा, तो अगर 300 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 330 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं कि लास्ट सी है तो उसमें 20% की वृद्धि होगी, तो अगर ये इसका 10% 50 होगा तो 20% 100, तो इसमें अगर 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 600। ये क्या आ गया हमारा नया अनुपात आ गया है। अब अनुपात में क्या क्या कहते हैं उसको घटा लेते हैं, फिर हमको फाइनल अनुपात हमको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से 0 0 0 कट गया और कुछ नहीं कटेगा तो हो जाएगा 23:35:60। यही क्या होगा आपका फाइनल उत्तर होगा। तो देखिए किसमें है 23:35:60 किसमें है आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, 3001 को अगर 101 में क्या गुणा करने के बाद क्या घटाया जाए कि उसको प्राप्त क्या होगा आपको 3000311 क्या हो प्राप्त हो। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो ऊपर में दिया गया है 3001 में अगर 101 को गुणा कर दीजिएगा, उसमें ऑप्शन में चेक करके देखिएगा, अगर ऑप्शन जो इसको सॉल्व करने के बाद अगर 2790 को घटाओगे तो अगर इतना आ जाता है मतलब 2790 सही है, अगर नहीं आएगा तो उसके बाद आप ऑप्शन बी को चेक कीजिएगा, ऑप्शन बी के बाद आपका ऑप्शन सी को चेक कीजिएगा और सत्यापित करने के बाद इसी चारों ऑप्शन में कोई एक होगा, तो अगर इसको आप चेक करेंगे तो आपका 2790 क्या होगा ये सही होगा।
कहने का मतलब यह है कि अगर इसको पहले गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद उसमें 2790 घटाएंगे तो आपको ये जो संख्या दिया हुआ है वो क्या है, वो आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। आपको ऑप्शन में 4 संख्या दिए गए हैं, जो क्या है 4 आपको ऑप्शन में दिया गया है। 15 मिनट क्या लाइव क्लास चलेगा इसका? बस 15 मिनट में हो जाएगा पॉइंट ऑफ 10 मिनट। ठीक है, तो देखिए 4 संख्या दिया है आपको, ये चारों संख्या में क्या है आपको 6 से क्या पूरा था उसको विभाजित हो रहा है। तो चलिए देखिए, अगर जो आपका ऑप्शन है 6 से कट रहा है क्या, तो देखिए ये है आपका 1001, अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे 6 कम 6 4 बचेगा, 6 6 का 36, ये आपका पूरा नहीं कट रहा है। आगे देखिए 1002 को अगर 6 से भाग दीजिए तो देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 6 का 36, फिर का क्या बचेगा 4 बचेगा, 42 आ गया, तो 6 7 42, मतलब यह पूरा का कट रहा है, मतलब आपका ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, इसमें आपको दशमलव हटाना है, उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए देखिए 568 लिखूंगा इसको, मतलब 2 डिजिट के बाद आपका दशमलव था, मतलब नीचे में क्या करूंगा मैं सॉल्व करूंगा, और नीचे में क्या है 0.4 था, इसको 4 करूंगा तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा मुझे 10 का गुणा करना पड़ेगा। दशमलव हट गया है, चलिए आप सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, नीचे में आ जाएगा 568 हो जाएगा, ऊपर नीचे में आ जाएगा आपका 40। चलिए काटिए, 4 से काटे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 4 चौक 16, 4 दूनी 8, नीचे में आ जाएगा 10, 10 मतलब 1 पॉइंट लग जाएगा, तो होगा आपका 14.2 आपका क्या होगा सही उत्तर होगा, मतलब आपके ऑप्शन किस में है, सी में है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, रोहन किसी काम को 1 दिन में पूरा करता है, जबकि उसी काम को सोहन 3x दिन में पूरा करता है। ठीक है, कोई काम है, रोहन आर किसी काम को कितने दिन में करता है, 1 दिन में करता है, और सोहन उसी काम को कितने दिन में करता है, 3x दिन में करता है। चलिए ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितने होगा जी, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा 3x होगा, 3x क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। टोटल काम कितना है 3x, 1 दिन में करता है x, मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा 3, टोटल काम है 3x, इसका 1 दिन का काम 3x, मतलब काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा वो 4 दिन में, 1 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो टोटल कितना हुआ है 3 और 1 4, काम कितना है टोटल 3x कितने दिन में करता है 4 दिन में, और एक्चुअल में आपको कितना दिया है कि 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो हो जाएगा 12, 3 एकम 3, 3 चौक क्या हो जाएगा आपका 12, तो x बराबर होगा 4 चौक 16। यही तो पूछा गया है आपको कि x की मान क्या होगा, तो x का मान कितना होगा 16 होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, इसको आपको क्या करना था, ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं और देखते हैं क्या है आपका 444 दिया हुआ है आपको, इसका सही क्या है, अगर यहाँ पे पॉइंट है मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद क्या 44.4, तो 44 तो इधर रहेगा, पॉइंट के बाद क्या होगा ये 4 हो जाएगा, उसके बाद 4.04, 4 यहाँ रहेगा, इसके बाद 04 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद क्या 4.44, 4 यहाँ होगा, और पॉइंट 44 क्या होगा यहाँ होगा, उसके बाद अंत में कितना है आपके 4 है। कहने का मतलब धनात्मक को 1 सेट करेंगे, उसके पॉइंट के बाद को 1 सेट करेंगे। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, कितना होगा 4 चौक क्या है 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। चलिए पॉइंट लग गए, 5 बार में 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 4 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 5, 500 क्या हो जाएगा पॉइंट 88। देखिए किसमें है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, मतलब क्या होगा आपका ऑप्शन डी क्या होगा सही होगा। चलिए समझ में आ रहा होगा आपको, वीडियो ज्यादा ना बड़ा हो जाएगा करके बहुत फास्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जल्दी हो जाएगा तो आप उसको पुनः देख लीजिए या थोड़ा इसका स्पीड स्लो करके आप देख सकते हैं। कितने वर्षों में एक राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज से 4 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है आपका कि जो आपका ब्याज दिया है TRT 4 गुना हो जा रहा है, मतलब उसको मूलधन कितने बराबर होगा आपका 3P के बराबर होगा। चलिए दोनों साइड से PP अपन क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो RT बराबर क्या होगा आपका 300 होगा। चलिए R कितना दिया है आपको 20% दिया है, तो T बराबर क्या होगा 300/20, ये 0 जो करेगा 2 कम 2 और 15 बार में कट जाएगा, मतलब T बराबर क्या होगा आपका 15 वर्ष होगा। 15 वर्ष क्या होगा आपका सही होगा। किसमें दिया है आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया क्या है 69 क्वेश्चन आपका, ये जो आपको संख्या दिया गया है इसको गुणा करने बोला गया है और कहा गया है कि इसकी इकाई क्या होगी वो हमको क्या करना है पता करेंगे। तो इसको सिंपल है, इसकी इकाई
जो है अंक उसको क्या करना चाहेंगे, गुणा करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ क्या है 5, इधर क्या है 6, 5 छक्का कितना आ गया आपका 30। जब भी किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ गया तो उसको कितना भी गुणा कीजिए अंत में क्या आएगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब यहाँ 30 आ गया है, 30 को फिर 7 से गुणा कीजिएगा, फिर 8 से गुणा कीजिए तो इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि इसका एक के इकाई अंक में क्या आ गया है, 0 आ गया है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। आपको जो दिया गया है इसका क्या करना है, हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलिए वर्गमूल निकालते हैं। तो ये क्या होगा, आपको दिया गया है रूट अंडर 0.441 डिवाइडेड बाई 0.00169। चलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना, 21 का वर्गमूल है तो क्या होगा 0.21 हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे क्या है आपका 0.0, ये कितना है 13 का है, ये तो आपका आ गया इसका वर्गमूल। अगर इसको दशमलव को हटाएंगे तो इधर ऊपर में क्या करना पड़ेगा, हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 0.21 गुणा, इधर अगर 13 है तो इसके दो संख्या खिसकाएंगे, एक संख्या खिसकाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 10 और नीचे में हो जाएगा आपका 13। तो ऊपर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 210 और नीचे में आ जाएगा आपका, ऊपर में 100 गुणा करना पड़ेगा क्योंकि दो संख्या आप खिसका रहे हो। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा 110 और नीचे आ जाएगा आपका 13, मतलब 210/13 क्या होगा आपका उत्तर होगा, जो कि किस में है आपके ऑप्शन सी में है। चलिए इस प्रकार से हमने जो मैथ्स के आपका मेगा टेस्ट 4 में पूछा गया 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आगे जो आपका क्या है 71वां से आपका जीएस का पोर्शन चालू होगा, उसको समझाने के लिए सर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों। तो अब तक आप मेगा टेस्ट 1, 2 और 3 दिला चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी में ये मील का पत्थर साबित होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो मेगा टेस्ट है चौथा का रीजनिंग के प्रश्न, जो कि 71 से 100 तक हैं। उन सभी प्रश्नों को मैं हल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चंद्रहासिनी एकेडमी का यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 में। चलिए देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर का संबंध इम्फाल से है उसी प्रकार जिस प्रकार नागालैंड का संबंध है खालिस्तान। तो जैसे मणिपुर की राजधानी क्या है, राजधानी इम्फाल है, उसी प्रकार नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। आपको भारत के सभी राज्यों के राजधानी पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। गंगटोक किसकी राजधानी है, कमेंट करके बताना है। चलिए आगे 72, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो विषम यहाँ पर है वृत्त विषम है, क्योंकि ये जो वृत्त है ये है द्विविमीय आकृति है, ये द्विविमीय आकृति है। जबकि ये जो पिरामिड दिया है और दिया है घनाभ दिया है बेलन दिया है, ये तीनों के तीनों त्रिविमीय आकृति है। तो यहाँ पर राइट उत्तर क्या हो जाएगा, वृत्त, क्योंकि वृत्त द्विविमीय है, बाकी सभी ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो त्रिविमीय आकृति है। चलिए अगला प्रश्न ये जो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, 73 नंबर का प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो ये तो बहुत सरल होता है जी। लास्ट लाइन को पढ़ते हैं। लास्ट देखो, ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं, तो सामान्यतः किसका, लाल रंग का। और लाल को क्या कहा गया है, हरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हरा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, ये रहा 74 नंबर का प्रश्न। चलिए 74 नंबर के प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये प्रश्न है, ये है ADHN। अब प्रश्नवाचक, सबसे पहले इसका क्रमांक लिख लेते हैं। 1, D का कितना है जी 4, H का 8, N का 14। यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। और यहाँ कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 6। तो यहाँ अब आपको कुछ समझ में नहीं आया
तो एक ही स्टेप में नहीं, दूसरा स्टेप। अब इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में कितने का अंतर है जी? 1 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पर कितने का अंतर होगा? 3 का। तो 6 और 3 यहाँ पर कितना जी? 9 होना चाहिए। 9 का अंतर। तो 14 और 9 कितना होता है? 23 होता है। और 23 का क्या होता है? W होता है। 23 का क्या होता है? W। राइट उत्तर इसका हो जाएगा डी फॉर W। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दिया है? W, जो कि राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये रहा 75 नंबर का हमारा प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। टी को क्या कहा गया है? यहाँ पर टी को क्या कहा गया है? माइनस। तो टी के जगह में क्या लिखूंगा जी? माइनस। देखिए इधर, देखिए टी के जगह में क्या लिखना है? माइनस। यू को क्या कहा गया है? भाग। तो यहाँ पर क्या जी? भाग। डी को क्या कहा गया है? यहाँ पर डी को क्या कहा गया है? गुणा। तो यहाँ पर गुणा। और बी को क्या कहा गया है? बी को कहा गया है प्लस। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? प्लस। तो देखिए 13 माइनस 26 भागित 13 गुणित 24 प्लस 7। अब इसको हल करूंगा। सबसे पहले भाग को हल करूंगा। 26 में इसको भाग दूंगा, कितना आ जाएगा जी? 2। 24 प्लस 7। ठीक है, अब देखो 13 गुणा को हल करूंगा। 24 दूने कितना जी? 48 प्लस 7। 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। 20 में 48 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 28 माइनस 28। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। 76 नंबर का प्रश्न ये रहा। 76 नंबर का हमारा प्रश्न। चलिए 76 नंबर के प्रश्नों को देखिए हल करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चंचल लीला से सुंदर है, लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं। देखिए सबसे पहले ऐसे बनाते हैं इसको, चंचल। तो मैंने चंचल लिख लिया। चंचल लीला से क्या है? सुंदर है। चंचल लीला से क्या है जी? लीला से क्या है? एक मिनट। ये जो चंचल लीला से क्या है? लीला से क्या है? सुंदर है, लेकिन भूमि जितनी नहीं। तो यहाँ पर ऐसे भूमि लिख दूंगा। देखो चंचल लीला से सुंदर है, लेकिन भूमि जितनी नहीं। तो यहाँ पर सबसे सुंदर कौन है? भूमि। भूमि के बाद चंचल, उसके बाद क्या? लीला। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष क्या दिया है? लीला चंचल की तरह सुंदर नहीं है। देखिए ये जो लीला चंचल की तरह सुंदर नहीं है, ये बिल्कुल क्या है जी? सही बोल रहा है। आगे देख लेते हैं। लीला भूमि से अधिक सुंदर है। लीला भूमि से अधिक सुंदर है क्या? नहीं है। आगे भूमि चंचल की तरह सुंदर नहीं है। भूमि चंचल की तरह सुंदर नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, तो राइट उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न 77 नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। 77 नंबर का ये रहा प्रश्न। देखिए 77 नंबर के प्रश्नों, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक बड़े अक्षर में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। दिए गए अक्षरों से क्या है जी? बना। उस विकल्प का चयन करें। तो ये जो शब्द दिया है, सबसे पहले इधर से देख लेते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी यू है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर यू दिया है, ये तो नहीं बनाया जा सकता। मूल शब्द ये जो दिया है उसमें कहीं पर भी आर है क्या? नहीं है, नहीं बनाया जा सकता। अब इसको देख लेते हैं। इसमें कहीं पर भी एम है क्या? नहीं है, नहीं बनाया। एक ही बच गया, ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 78 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? 78 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न में अगला या लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सी को देखोगे, सी कितनी बार है जी? 8 बार है।
यहाँ पर कितनी, यहाँ पर सी कितनी बार है, 8 बार है। यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार है। यहाँ पर सी कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर सी कितनी बार होना चाहिए, 1 बार। 1 बार सी इसमें है और इसमें है, ठीक है। ये दोनों तो कट गए, नहीं होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं, और कुछ देख लेते हैं। अब देखो ए इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, तो उसमें भी कितनी बार होगा, 3 बार। ये जो ए ऑप्शन हो गया, ठीक है, करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर का प्रश्न क्या है, 79 नंबर का प्रश्न ये रहा हमारा। देखिए यहाँ पर एक कथन के बाद एक और 2 से क्रमांकित 2 तर्क दिए गए हैं। कथन और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन क्या है, कथन ये रहा हमारा, विद्युत उत्पादन के अन्य तरीकों की तुलना में जल विद्युत एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा है। तर्क दिया है, जल विद्युत संयंत्रों में लगभग 0 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन होता है। बिल्कुल सही है, जल विद्युत में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उत्सर्जित होगा जी, ठीक है। दूसरा, जल विद्युत परियोजनाएं बहुत अधिक मात्रा में जल के अंतर प्लावित होती है, जिससे स्थानीय वनस्पति जात और प्राणी जात प्रभावित होते हैं। यह उतना प्रबल नहीं है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। ऑप्शन के अनुसार इसका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है कि क्या लिखा है, कथन 2 दुर्बल है जबकि कथन 1 क्या है जी, प्रबल है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा 80 नंबर का प्रश्न। देखिए निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में 5 आकृति में से 4 आकृति एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाती है। वह कौन सी आकृति है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेटर है, यहाँ पर ये कितने हैं जी, 3 लेटर है। ये यहाँ पर कितने हैं, 3 है। ये यहाँ पर कितने हैं, 3 है। ये यहाँ पर कितने हैं, 3 है। और यहाँ पर कितने दे दिए हैं जी, 2 दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं, 2। तो उस समूह से संबंधित सब में 3-3 चित्र है और इसमें कितना है, 2 है। तो यही क्या हो जाएगा, उस समूह से अलग हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। 81 नंबर का प्रश्न ये रहा। 81 नंबर का प्रश्न, खाली स्थान वह व्यक्ति है जो किसी संदेश को नोटिस करता है, उसका अर्थ निकालता है और उसमें कुछ अर्थ जोड़ता है। तो ये है रिसीवर। क्या है जी, रिसीवर वह व्यक्ति है जो किसी संदेश को नोटिस करता है, उसका अर्थ निकालता है और उसमें कुछ अर्थ जोड़ता है। 81 नंबर का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, रिसीवर। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं 82। निम्नलिखित श्रृंखला में संख्या 4 से ठीक पहले कितनी विषम संख्या है। 4 से ठीक पहले क्या देखनी है, विषम। तो 4 है, ये 4 से पहले क्या है जी, विषम संख्या है। इस 4 को देखेंगे तो ये तो सम संख्या हो गया, ये नहीं होगा। ये 4 देखेंगे, ये भी नहीं होगा। और ये 4 है, उसके ठीक पहले विषम। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। कितनी है, 2। ये भी बन गया होगा, उम्मीद है आप लोगों से। चलिए 83 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 83 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है, 83 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर 11 है, 36 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 141 है, 185 है और 266 है। तो अंतर इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है जी, 25 का अंतर है। अब यहाँ पर क्या है नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36 का अंतर, कितने का अंतर, 36। अब यहाँ पर 36 का अंतर, तो यदि यहाँ 72 होता तो 72 और इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें है 49 का अंतर। कितने का अंतर, 49 का। और इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का, देखो
ये है 5 का वर्ग, ये है 6 का वर्ग, ये है 7 का। इन दोनों में 64 का अंतर है क्या? है। ये 8 का वर्ग है। और इन दोनों में 9 का अंतर है क्या? 81 का अंतर है क्या? हाँ बिल्कुल 81 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 72। राइट उत्तर क्या आ जाएगा? 83 का क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्या है? 84 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राज और हरि एक दूसरे से सिर्फ फोन पर ही बात करते हैं, यह किस प्रकार का संचार है? तो फोन पर बात कर रहे हैं तो यह शाब्दिक संचार है। कैसा संचार है? शाब्दिक संचार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का प्रश्न क्या है? चलो देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न। 85 नंबर का प्रश्न है, दिए गए कथन एवं कार्यवाही को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, पुलिस कांस्टेबल के भर्ती अभियान में भाग लेते समय भगदड़ के कारण एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। कार्यवाही, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, ये प्रश्न है तो प्रश्न के रूप में ही लेना है। ठीक है। कार्यवाही, भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए। नहीं, गलत कार्यवाही है। पहले तो किस कारण से ऐसा घटना घटित हुआ है उसकी जांच होना चाहिए। यदि प्रभारी दोषी है तो उसको निलंबित करना चाहिए। दोषी ही नहीं है वो तो उसको निलंबित किया जा सकता है क्या? नहीं। दूसरा देख लेते हैं, अधिकारियों के एक दल को उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिए जिसके कारण उम्मीदवार की मृत्यु हुई है और 1 सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा जा। बिल्कुल सही है। एक दल गठित करना चाहिए कि ऐसा घटना क्यों हुआ, वो उसका जांच करे। और तीसरा क्या है देख लेते हैं। तीसरा है, भविष्य में ऐसी घटनाएं टालने के लिए सरकार को गृह विभाग से कहना चाहिए कि उन्हें उम्मीदवारों की संख्या को अधिक दिनों में स्टेगर कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है कि एक दिन में कम से कम अभ्यर्थी बुलाएं ताकि ऐसी घटना ना हो। तो दूसरा और तीसरा सही है। राइट उत्तर इसका हो जाएगा केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा 86 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखिए ये है आकृति गिनने से संबंधित है। ठीक है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुज को गिन लेते हैं जी। 1 2 3 और कितने हो गए? 4। ये तो 4 दिख रहे हैं। और हमें एक ऐसा वाला दिख रहा है, यहाँ से ऐसा वाला, ऐसा वाला। 4 अब कितने हो गए जी? 5 हो गए। 5 हो गए। एक ऐसा वाला दिख रहा है, यहाँ से ऐसा, 6 हो गए। एक यहाँ से ऐसा, 7 हो गए। और एक बड़ा वाला दिख रहा है। कुल मिला के कितने दिख रहे हैं? 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कितने हैं? 8 हैं। उम्मीद है ये बना लिए होंगे। कितने लोग बना लिए हैं कमेंट करके बताइए। देखिए 87 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, रायपुर। तो ये सिंपल सा प्रश्न दिख रहा है। क्या है? रायपुर, क्योंकि ये तीनों के तीनों शहर उत्तर प्रदेश के हैं और ये छत्तीसगढ़ की क्या है? राजधानी है। या फिर राजधानी के दृष्टि से देखें तो ये शहर है और ये क्या है जी? राजधानी है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 88 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 88 नंबर का प्रश्न ये रहा। चलिए 88 नंबर के प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर सकती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो बिंदी है 1 2 3 4 5 6, कितना है जी? 6 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना है? 5। 1 2 3 4, यहाँ पर कितना? 4। 1 2 3, यहाँ पर कितना? 3। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 2 होना। और 2 किस में दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर के प्रश्न क्या है देखते हैं।
89 नंबर का ये रहा प्रश्न। ठीक है, देखो यहाँ दिए गए प्रश्न में कथन के बाद कुछ तर्क दिए हैं, कथन के आधार पर कौन सा तर्क प्रबल है उसी के अनुसार उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। क्या भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पहला तर्क बोल रहे नहीं, यह प्रोटीन और अन्य खनिजों का एक सस्ता स्रोत है और बहुत से लोग इसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही कथन है कि शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नहीं, यह लोगों की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यक्ति जो खाना चाहता है, ये तो फिर उसका स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा जी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तर्क क्या है, प्रबल है। तो ऑप्शन जो डी दिया है, दोनों तर्क यहाँ पर क्या है, प्रबल है। हम कौन व्यक्ति क्या खाएगा क्या पहनेगा इस पर कोई टिप्पणी नहीं ना, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है। तो ये देखिए अगला 90 नंबर का प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 90 नंबर का प्रश्न देखिए, 90 नंबर का प्रश्न देखिए, प्लस का मतलब सिंपल सा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। प्लस का मतलब क्या दिया है जी, बहन। प्लस का मतलब क्या दिया है, बहन। और माइनस का मतलब क्या दिया है, माँ। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है। गुणा का मतलब पति, गुणा का मतलब क्या जी, पति। और दिया है भाग का मतलब क्या दिया है, पिता दिया है। क्या दिया है, पिता। बस इसी से काम। अब ये जो चिन्ह है इसको लिख लेते हैं, एम प्लस यू माइनस एच भागित एस इंटू एन, ये दिया है। तो इसको ये जो आपको राइट साइड से बनाना है, अंतिम में किसको रखना है जी, स्वयं को रखना है। अंतिम में किसको रखना है, स्वयं को रखना है, स्वयं। ये स्वयं हो गया। मान लेते हैं ये जो एन आप स्वयं हो। ठीक है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब क्या है जी, गुणा का मतलब पति। तो एन का पति कौन है, एस। एस पति है तो प्लस, ये पत्नी है तो क्या हो जाएगी, माइनस। भाग का मतलब क्या दिया है, पिता। तो एस का पिता, एस का पिता कौन है जी, एच। एच पिता है तो इसको प्लस से दर्शा दिया हमने। माइनस का मतलब क्या है जी, माँ। माइनस का एच का माँ, एच का माँ कौन है, यू। एच का माँ यू है तो यू माँ है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और प्लस का मतलब क्या दिया है जी, बहन। यू की बहन कौन है, यू की बहन कौन है, एम। बहन है तो क्या हो जाएगी, माइनस। ये बना लिए हमने। तो एस का यू से का मतलब समझना है का। से का मतलब क्या पढ़ना है, का। यू का क्या लगता है, एस। यू का क्या लगेगा, एस। तो देखो एस का बेटा है और एस का बेटा एच है और एच का बेटा कौन है जी, एस है। तो बेटे के बेटे, तो बेटे के बेटा, ये संबंध क्या हो जाएगा, देखो यू का क्या लगेगा, एस। तो बेटे का बेटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये बिल्कुल सही है। चलिए 91 नंबर के प्रश्न क्या है देखते हैं। 91 नंबर का ये रहा हमारा प्रश्न। क्या किया है यहाँ पर देखिए, अब इधर 4 डब्बे हैं तो इधर ही संबंध ढूंढना है हमें। देखो क्या किया है यहाँ पर, 11 गुणित 8 माइनस माइनस इन दोनों का गुणा कर दिया है और इन दोनों का 5 गुणित 9 बराबर। देखो 11 थे कितना जी, 88 माइनस 5 लिया कितना जी, 45। तो 88 में 45 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा जी, 43 आ जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को गुणा किया है 12 गुणित 9 और 7 गुणित 6 और उसमें घटा दिया है तो कितना आएगा, 66। तो यहाँ पर हम भी वही करेंगे, 14 गुणित क्या करेंगे, 13 माइनस करेंगे 9 गुणित कितना, 10। जो भी आएगा वही उत्तर होगा। 13 चौक 52 का कितना जी, 2, 5 बच गया। और 13 कम 13 और 13 और 5 कितना जी, 13 और 5 कितना, 88 माइनस 9 दहम कितना जी, 90। 182 में 90 घटाऊंगा, 182 में 90 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 92, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 92 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
92 नंबर का। राहुल के पास 340 रुपए है, जिसमें 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है। राहुल के पास 340 रुपए है, जिसमें से कुछ 2 रुपए है, कुछ 5 रुपए है और कुछ 10 रुपए है। सभी नोटों की संख्या बराबर है। राहुल के पास नोटों की कुल संख्या क्या है? यहाँ पर लोग मिस्टेक कर बैठे होंगे, क्योंकि देखो, माना कि प्रत्येक नोटों की संख्या, माना कि प्रत्येक नोटों की संख्या, प्रत्येक नोटों की संख्या, माना कि प्रत्येक नोटों की संख्या को मैं 1 सा मान लेता हूं। कितना जी? 1 सा। तो ये जो 2 रुपए कितना हो जाएगा रुपए में? 2 1 सा रुपए, 5 1 सा रुपए प्लस कितना जी? 10 1 सा। सबको जोड़ूंगा तो किसके बराबर? 340 के बराबर। 2 और 5 7 और 7 और 10 17 1 सा। कितना हो जाएगा? 17 1 सा बराबर 340। तो 1 सा बराबर 340 बटे 17 करूंगा। 17 एकम 17, 17 दूने 34। ये क्या आया जी? 1 सा बराबर कितना आया? 20 आया। तो हमारे पास कुल नोट पूछा है, तो कुल नोट कितने हैं जी? 3 1 सा। तीनों समान है, तो यहाँ पर 3 गुणित क्या करूंगा? 20। तो 3 गुणित 20 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 60। राइट उत्तर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 60। बहुत से लोग यहाँ तक बनाए होंगे और उत्तर 20 है ऐसे लगा के ए ऑप्शन में तो है रे ऐसा मार दिए होंगे, जबकि वो कुल नोटों की संख्या पूछा है। तो 20 देखो, 2 रुपए के भी 20 है, 5 के भी 20 है और 10 के भी 20 है। तो कुल नोट कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। कितने लोग इस प्रश्न में 20 को लगा लिए थे? कमेंट करके बताइए। और हमेशा के लिए याद रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा है उसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? 92 हो गया। चलिए 93 नंबर का क्वेश्चन। 93 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है, वह कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या में 14 बार जोड़ने पर 195 आता है? माना कि वह संख्या, यहाँ पर लिख लेता हूं, माना कि वह संख्या 100 है। क्या है जी? 100 है। तो 100 को कितने बार जोड़ने पर? 14 बार जोड़ने पर कितना आता है? 195। तो 1 100 और 14 100 हो जाएगा 15। 100 बराबर 195। तो 100 बराबर 195 बटे कितना जी? 15। कितना आ जाएगा? 15। 15 एकम 15। कितना बचा जी? 4 बचा और 4 बचा। तो 15 तिया कितना? 45। वह संख्या क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। राइट उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 13 आ जाएगा। चलिए आगे 74 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। ये 94 नंबर के प्रश्नों को देखिए, जैसा प्रश्न बोले वैसा बना देना है। लड़के और लड़कियों वाली कक्षा में 85 सेव बांटे जाने हैं। यदि प्रत्येक लड़के को 5 सेव मिलते हैं तो प्रत्येक लड़की को 7 सेव मिलेंगे, और यदि प्रत्येक लड़के को 4 सेव मिलते हैं तो प्रत्येक लड़की को 9 सेव मिलेंगे। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इसको ऑप्शन को भी सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक मैं बता रहा हूं। यहाँ पर ध्यान देना है, इसके बेसिक बात कैसे बनेगा। देखिए, माना कि लड़कों की संख्या को मैं 1 सा मान लेता हूं और लड़कियों की संख्या को मैं मान लेता हूं y मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। ठीक है, तो प्रत्येक लड़के को 5 सेव, लड़कों को कितना सेव जी? 5, और लड़कियों को कितना सेव? 7 सेव। और कुल सेव कितने हैं? दोनों को सेव को जोड़ूंगा कितना? 85। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 1। और अगला कंडीशन दिया है प्रत्येक लड़कों को 4 सेव, तो लड़कियों को कितने सेव जी? 9 सेव। इसको भी जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 85, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में कुल सेव कितने हैं? 85 है। अब समीकरण 1 और 2 में तो अब ये कटाते नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं यदि इसको कटाना चाहूँ या इसको, तो इसको कटाना चाहूँ तो समीकरण 1 में मैं 4 का गुणा कर देता हूँ और समीकरण 2 में किसका गुणा कर देता हूँ? 5 का। अब बड़े में छोटे को घटा देते हैं, तो बड़ा कौन सा आ जाएगा जी? ये वाला आ जाएगा। तो समीकरण 2 में 5 का गुणा करके और समीकरण 1 में 4 का गुणा करके घटाने पर, तो चलो गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 1 सा।
प्लस 5 निया 45y और यहाँ पर 85 गुणित 5 कर लूंगा, इधर भी गुणा कर, तो 5 पछे 25 का कितना जी 5, अब 8 पंचे 40 और 2 42। अब इसमें 4 का गुणा करूंगा, 20 एक सा प्लस 7 चौक कितना जी 28y और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 का 0, 8 चौक 32 और 2 कितना 34। अब घटा दूंगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा माइनस और 45 में मैं क्या घटाऊंगा जी, ये घटाऊंगा 28 तो कितना आ जाएगा 17y और 420 में 440 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 85। तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब y के मान को यहाँ पर लिख रहा हूँ, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देता हूँ यहाँ पर 5 एक सा प्लस 7, y के जगह में कितना रखूंगा जी 5 बराबर कितना 85, तो 5 एक सा 7 पंचे 35 ये बराबर 85, 5 एक सा बराबर 85, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 एक सा बराबर ये 50 आ गया, तो एक सा का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो कक्षा में कुल, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों को जोड़ेंगे, लड़के कितने हैं जी 10 और लड़कियां कितनी है 5, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 10 और 5 15, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। इसको ऐसे सत्यापित भी कर सकते थे, यदि इतना लंबा नहीं बनाना है तो आप सत्यापित भी कर सकते हैं। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 95 नंबर का प्रश्न ये रहा, एक प्रेस सम्मेलन में 28 व्यक्ति मौजूद हैं, सम्मेलन के बाद सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि उनमें से 7 व्यक्ति हाथ मिलाने से मना कर देते हैं तो कुल हस्त मिलाप कितने हुए। देखिए कुल कितने व्यक्ति हैं 28 हैं, 7 ने मना कर दिया तो हाथ कितने ने मिलाया जी 21 ने, और इसका फार्मूला ये जो हस्त मिलाप का बेसिक जानना है तो यूट्यूब में जाइए और ट्रिक जानना है तो 1 सा माइनस 1 बटे क्या जी 2, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं 21, अब 21 में घटाऊंगा तो कितना जी 20 बटे क्या जी 2, ये कितने बार में 10 बार में, 21 गुणित 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा 210, कुल कितने हस्ता मिलाप हुए तो वहां 210 हस्ता मिलाप हुए, क्योंकि 28 में से 7 ने मना कर दिया था हाथ मिलाने से, तो कुल कितने लोगों ने हाथ मिलाया था 21। चलिए 96 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं 96 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ पर है 25 15 प्रश्नवाचक चिन्ह -5 और -15, तो यहाँ पर देखोगे तो माइनस कितना हो गया है 10, यहाँ पर भी यदि हम -10 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ सकता है 5, यहाँ पर भी 10 माइनस करेंगे, 5 में 10 माइनस करूंगा तो -5 और यहाँ पर -10 करूंगा तो कितना आ जाएगा -15, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 5, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है ए में दिया है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर का प्रश्न क्या है, 97 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, देखो ऐसा चित्र किस आकृति में बनेगा, तो ऐसा चित्र ये तो बनेगा डी में बनेगा, डी में दिख रहा है जी, देखो कैसे में ये ऐसा हो गया, ठीक है, अब यहाँ से मैं ऐसा आ गया, यहाँ से ऐसा चला गया, ये हो गया, और इधर से ऐसा चला गया और यहाँ से ऐसे ऐसा आकृति दिख रहा है, तो राइट उत्तर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न क्या है, 98 नंबर का प्रश्न देखिए, 98 नंबर का प्रश्न ये रहा हमारा 98 नंबर का प्रश्न। देखिए एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए वह गलती से उसका दोगुना बोल बैठा, यदि उसके वास्तविक एवं गलती से बोले गए अंकों का कुल योग 48 है तो बताएं उसके द्वारा वास्तव में कितने अंक प्राप्त। माना कि उसको वास्तव में 1 अंक प्राप्त हुआ,
अब वो गलती से कितना बोल दिया जी 2x, और दोनों का योग कितना दिया है 48, तो ये 3x बराबर क्या हो जाएगा 48। तो x बराबर 48/3 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो उसके वास्तविक अंक कितने थे 16, गलती से 16 के जगह में 2 गुना बोल दिया 32 भी बोल दिया, और 16 और 32 कितने होते हैं 48 होते हैं। ऑप्शन से भी सत्यापित कर सकते थे इसको। चलिए 99 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, 99 नंबर का प्रश्न ये रहा। 99 नंबर के प्रश्न को देखिए, एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेब्रा है, गणना करने पर उनके 40 सिर हैं और उनकी टांगों की संख्या 100 है, वहां कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं। तो या तो देखो आपको 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर का फार्मूला होता है, बेसिक से भी बनेगा, पैर जितना भी पैर रहेगा उसको 2 से भाग देना है, और जितना भी सिर दिया है उसको क्या कर दोगे जी घटा दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जेब्रा और शुतुरमुर्ग में शुतुरमुर्ग का कितना पैर होता है 2 पैर, तो ये 4 पैर वाले हो गए। 2 पैर वाले का कैसे बनाते हैं, 2 पैर वाले जानवरों के लिए क्या फार्मूला है, तो ये भी वही करोगे, जितना भी पैर दिया है उसको 2 से भाग दे दोगे, और जितना भी सिर दिया है 2 पैर वाले में सिर को गुणा 2 कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पैर कितने दिए हैं जी 100, 100 को 2 से भाग दूंगा, सिर 40 दिया है गुणा 2 करूंगा, ये कितने बार 50 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। माइनस प्लस पर नहीं ध्यान देना है। तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग कितने हैं 30 है, और 10 क्या हो जाएंगे 10 क्या हो जाएंगे, जेब्रा पूछता तो जेब्रा कितना हो जाता 10। चलिए आज का अंतिम सवाल 100वां नंबर का सवाल क्या है, ये रहा 100वां नंबर का सवाल। देखिए आधी छुट्टी के बाद एक स्कूल 1 बजे से 3:52 बजे अपराह्न तक चलती है। इस अवधि में 4 पीरियड लगे थे। प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। बताएं प्रत्येक पीरियड की अवधि। देखो क्लास है वो 1 बजे से कितने बजे तक दी 3:52। तो इस प्रकार क्लास टाइम कितना हो गया, स्कूल में टाइम कितना गुजारे हैं बच्चे, तो स्कूल में कितना गुजारे हैं 2 घंटे और कितने मिनट जी 52 मिनट। और इसमें कितने पीरियड लगे हैं 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड लगे हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में 4 मिनट। तो देखो एक बार एक पीरियड यहाँ पर 4 मिनट का गैप, यहाँ पर 4 मिनट का गैप, यहाँ पर 4 मिनट का गैप, तो कुल 3 बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे, तो 4 तिया 12 मिनट तो पढ़ाई होगा नहीं, तो 12 मिनट को और घटा दूंगा तो 2 घंटा कितना आ गया 40 मिनट। पढ़ाई कितना समय तक हुआ है, पढ़ाई टाइम कितना हुआ है 2 घंटा 40 मिनट। इसी को बदलूंगा 2 घंटा बराबर कितना जी 120 मिनट, अब ये 40 मिनट, तो ये हो जाएंगे 160 मिनट। कितने पीरियड लगे हैं 4 पीरियड, 4 से भाग दूंगा तो प्रत्येक पीरियड की अवधि कितनी आ जाएगी 40 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, ताकि हमारी टीम का मनोबल और बढ़े और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध कराते रहें। इसी के साथ टेस्ट सीरीज का चौथा पेपर पूरी तरीका से हल करके बता दिए गए हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।